आज हम पढ़ेंगे वन पर्सन कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी। कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हम ये पढ़ चुके हैं कंपनी किसे कहते हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे वन पर्सन कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पहले जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 लागू था उसमें यह एकल व्यक्ति कंपनी की जो न्यू कॉन्सेप्ट या नई अवधारणा थी यह उसमें नहीं थी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 जब नया अधिनियम लागू किया गया तो इसके अंतर्गत वन पर्सन कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी के बारे में नए अध्याय या नई धाराएं जोड़ी गई। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार ऐसी कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। जैसे कि ऐसी कंपनी जिसका एक व्यक्ति ही सदस्य होता है वह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे एकल कंपनी की विशेषताएं। हमने कंपनी में के बारे में पढ़ा। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार करता है, जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, जिसका पृथक अस्तित्व और स्थायी अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, जिसे अनुबंध करने की क्षमता होती है और उसका एक, तो इन्हीं सब बातों को हम जब पढ़ेंगे निजी कंपनी की विशेषताएं, तो चूंकि एकल व्यक्ति जो कंपनी है वह एक कंपनी ही होती है तो उसमें एक कंपनी की सभी विशेषताएं पाई जाती है। उसमें अंश पूंजी होती है, उसमें अंतर्गत पृथक अस्तित्व होता है, उसका स्थायी उत्तराधिकार होता है, उसमें राष्ट्रीयता होती है, शत्रु राष्ट्र से वह व्यापार नहीं कर सकती, उसका चरित्र होता है, अनुबंध करने की क्षमता होती है। इसी के अलावा जो प्रमुख अन्य विशेषता है वह सबसे पहले एकल व्यक्ति कंपनी जो होती है वह एक निजी कंपनी होती है, वह एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। एकल व्यक्ति कंपनी का सीमित दायित्व होता है जो उसके अंशों तक सीमित होता है। एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत एक कंपनी की सभी विशेषताएं पाई जाती है। जो प्रमुखतः वो अंतर है वो है नामांकित व्यक्ति। एकल व्यक्ति कंपनी में एक व्यक्ति ही सदस्य होता है तो वह अपना नॉमिनीज या नॉमिनी एक व्यक्ति को नामांकित करता है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश वह हट जाता है तो वह नामांकित व्यक्ति जो होगा वह एकल व्यक्ति, एकल कंपनी का स्वामित्व उसके पास आ जाएगा। एकल कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है, स्थायी उत्तराधिकार होता है, इसकी सार्वभौम मुद्रा होती है, अनुबंध करने की क्षमता होती है। एकल व्यक्ति कंपनी के लिए महत्वपूर्ण यह है कि यह धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना नहीं की जाती है। फिर है एकल व्यक्ति कंपनी में, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें एक नामांकित व्यक्ति होता है, इसमें एक पर्सन एक व्यक्ति होता है, इसका मालिक या स्वामित्व, उसके अंतर्गत वह एक नॉमिनीज नियुक्त करता है। इस नॉमिनीज यदि जो संस्था जो कंपनी का एकल व्यक्ति स्वामी है यदि उसको कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी परिस्थितियों से वह अयोग्य हो जाता है तो नामांकित व्यक्ति जो होगा वह उस एकल व्यक्ति स्वामी बन जाएगा। एकल व्यक्ति जो नामांकित नियुक्त करता है उसके नाम में 3 प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। पहला, जब नामांकित या नॉमिनी स्वयं सदस्य बन जाता है। ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जब जो एकल व्यक्ति का जो स्वामी है या जो सदस्य उसकी मृत्यु हो जाए या वो अन्य किसी परिस्थितियों के कारण कंपनी का स्वामित्व से अयोग्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को कंपनी का नॉमिनीज या नामांकित बनाया गया था वह उस कंपनी का स्वामी या सदस्य बन जाता है। 15 दिनों के भीतर उस नामांकित को अपनी सहमति लिख कर देनी पड़ेगी और रजिस्ट्रार को इसकी सूचना देनी आवश्यक है। दूसरी परिस्थिति है नामांकित अपनी सहमति वापस ले लेता है। जिस व्यक्ति को कंपनी के सदस्य या ने नामांकित नियुक्त किया था वह नामांकित व्यक्ति अपनी इच्छा स्वयं अपना नाम उस नामांकित से हटाने के लिए प्रस्ताव करता है या अपनी सहमति वापस ले लेता है तो ऐसी स्थिति में नामांकित नया नियुक्त किया जाएगा। सदस्य जो है वो उस नए नामांकित को नियुक्त करेगा। पहली परिस्थिति, जब नामांकित स्वयं सदस्य के अयोग्य होने पर सदस्य बन जाता है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित नियुक्त करना पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति, जब सदस्य नामांकित में परिवर्तन अपनी सहमति वापस ले लेता है तो उसे किसी
जो कंपनी का सदस्य है उसे किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित बनाना पड़ेगा। और तीसरी, जब सदस्य नामांकित में परिवर्तन चाहता है, जो सदस्य खुद चाहता है कि मैं अब रहना नहीं चाहता हूं, किसी अन्य व्यक्ति को इसमें नामांकित बनाया जाए, तो इन तीन परिस्थितियों में जो कंपनी का नॉमिनीज है या नामांकित व्यक्ति है वह नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। 15 दिन के भीतर इन सब की लिखित सूचना कंपनी के सदस्य के तक पहुंच जानी चाहिए और 30 दिनों के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दे देनी चाहिए। एकल व्यक्ति कंपनी को दिए जाने वाले विशेष अधिकार या छूटें। एकल कंपनी व्यक्ति को निजी कंपनी होती है, लेकिन इसको फिर भी निजी व्यक्ति और सार्वजनिक कंपनी से कुछ छूटें या विशेषाधिकार दिए गए हैं, प्रिविलेज और एग्जम्पशंस दिए गए हैं ओपीसी या 1% कंपनी को। उसमें सबसे पहले है सदस्य। एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार या छूट जो कह सकते हैं वो यही है कि एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत एक ही सदस्य होता है। निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत 7 सदस्य होते हैं, लेकिन निजी कंपनी के अंतर्गत एक ही सदस्य होता है। निजी कंपनी की अधिकतम पूंजी 50 लाख होती है। यदि 50 लाख से अधिक इसकी पूंजी होती है तो इसे निजी कंपनी में परिवर्तन या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। यह एकल व्यक्ति कंपनी नहीं बनेगी। इसके अलावा 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। एकल व्यक्ति कंपनी का यदि 2 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय टर्नओवर हो जाता है, वार्षिक विक्रय, तो वह कंपनी एकल व्यक्ति कंपनी नहीं रहेगी। तो एकल व्यक्ति की पूंजी 50 लाख होनी चाहिए और 3 वर्षों में इसका जो वार्षिक विक्रय टर्नओवर है वह 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। अभिदाता। एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत एक ही अभिदाता होता है। एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत संचालकों की संख्या व सभाएं। संचालकों की संख्या में एक ही सदस्य संचालक होता है, लेकिन इसको यह अधिकार है एकल व्यक्ति कंपनी को कि ये 15 संचालक भी नियुक्त कर सकते हैं और 15 संचालक से अधिक संख्या में भी संचालकों की नियुक्ति कर सकती है। अन्य कंपनियों को कम से कम 4 वार्षिक सभाएं बुलाने का अधिकार होता है, लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी को 1 साल के अंतर्गत 2 सभाएं बुलाने का ही अधिकार होता है या इसको यह विशेषाधिकार दिया गया है। वार्षिक साधारण सभा एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एकल व्यक्ति कंपनी को वार्षिक साधारण सभा बुलाने अनिवार्यता नहीं है, यह इसको एक विशेषाधिकार दिया गया है। एकल व्यक्ति कंपनी को अधिकरण द्वारा असामान्य साधारण सभा बुलाने का भी जो अधिकार है, अधिकरण को जो अधिकार है कि वह अन्य किसी भी कंपनियों के अंतर्गत साधारण सभा बुलाने का अधिकार रखती है, तो अधिकरण एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत असाधारण साधारण सभा नहीं बुला सकती है। एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 111 धारा 111 तक जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो कि गणापूर्ति, मीटिंग के अंतर्गत परोक्षी या मतदान, मतान या डाक मत पत्र से संबंधित जो भी प्रावधान है, वैधानिक प्रावधान है, वह एकल व्यक्ति कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। संकल्प पारित करना। किसी भी अन्य कंपनी जैसे निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी को यदि कोई विशेष या साधारण संकल्प पारित करना है तो उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर और सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन निजी इस एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत यदि सदस्य स्वयं हस्ताक्षर कर देता है तो संकल्प पारित हुआ माना जाएगा और कार्यवृत्तिका पुस्तक पर उस सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए और उस सभा की पूरी वृत्तांत उस पुस्तिका में लिखा हुआ होना चाहिए। एकल व्यक्ति कंपनी को नकद प्रवाह विवरण प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं या इसको प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं है। एकल व्यक्ति कंपनी को वित्तीय विवरण का अनुमोदन संचालक द्वारा करना भी इसमें यह प्रावधान लागू नहीं होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी पर यह प्रावधान लागू होता है। अन्य कंपनियों को, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को 30 दिनों के भीतर अपना वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, लेकिन एकल व्यक्ति कंपनी को अपना वित्तीय विवरण के लिए 180 दिन दिए जाते हैं, इसको विशेषाधिकार दिया गया है।
एकल व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत जो वार्षिक विवरणी है उस पर केवल सचिव के हस्ताक्षर किए जाने पर ही वह मान्य होगा, यह उसका विशेषाधिकार है। लेकिन यदि किसी निजी और सार्वजनिक कंपनी पर सदस्यों के साथ साथ सचिव के हस्ताक्षर या संचालकों के साथ सचिव के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, तो इस प्रकार एकल व्यक्ति कंपनी किससे कहते हैं, उसकी विशेषताएं, नामांकित के नाम में परिवर्तन और एकल व्यक्ति कंपनी को दिए जाने वाले विशेषाधिकार और छूटों के संबंध में आज हमने अध्ययन किया।